ओके तो हम लोग लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजीज की अब नेक्स्ट टॉपिक में आज बात करने वाले हैं। हम लोग जो कंटिन्यू टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं वो पॉपुलेशन इकोलॉजी के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और एट्रीब्यूट्स, और हम लोगों ने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स की बात की है। हम लोगों ने लाइफ टेबल को समझा, हम लोगों ने डेंसिटी, डिस्पर्शन, ये सारे एट्रीब्यूट्स को समझा। उसके बाद हम लोगों ने पूरा पॉपुलेशन डायनामिक्स पे बात की, और हम लोगों ने बात की कि पॉपुलेशन डायनामिक्स में किस तरीके से ज्योमेट्रिकल कर्व हमें ग्रोथ कर्व पैटर्न क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व पैटर्न क्या होता है। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम लोग उसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट का आज डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजीज। लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजीज का सेंस ये हुआ कि कोई भी जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन है, उसका किस तरीके से ग्रोथ पैटर्न होगा, क्या उसकी अपनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज होगी, यानी कि वो एक बार में रिप्रोड्यूस कर रहा है या रिपीटेड टाइम रिप्रोडक्टिव पैटर्न है, राइट। आप इसमें सर्वाइवरशिप ग्रोथ कर्व जो हम लोगों ने देखा था वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो यानी उसका सर्वाइवरशिप ग्रोथ कर्व पैटर्न कैसा है। तो ये सारी जो उसके फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल फीचर्स हैं उन सभी की बात इनकॉर्पोरेट होती है लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजीज में। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजीज में हम लोग 3 तरीके की स्ट्रैटेजीज देखने वाले हैं। पहला होगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज, रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज। दूसरा है आर एंड के सेलेक्टेड लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजी। और फिर बात हम लोग करेंगे CSR मॉडल की, या कह सकते हैं इसको हम लोग ग्रिम्स ट्रायंगल मॉडल की। ओके तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज। तो फर्स्ट वन इज दिस सेकेंड वन एंड द थर्ड वन इज दिस। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं क्या है रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज। इसमें हमारे 2 टर्म आते हैं। पहला आता है सिमिलपैरिस या सिमिलपैरिटी। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका क्या रिप्रोडक्टिव पैटर्न है या क्या रिप्रोडक्टिव टाइमिंग है, और कितने नंबर ऑफ प्रोजेनीज जो है वो अपने लाइफ टाइम में प्रोड्यूस कर रहा है, ये बात हम लोग करते हैं इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज में, जहाँ पे हम लोग सिमिलपैरिटी और इटेरोपैरिटी को समझते हैं, या सिमिलपैरिस या इटेरोपैरिस स्पीसीज टर्म हम लोग देते हैं। तो इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज क्या होता है कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से डिफर कर रहे हैं अपने रिप्रोडक्टिव पैटर्न में, यानी कि उनकी टाइमिंग क्या है, किस तरीके से वो सिंगल टाइम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या रिपीटेड टाइम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और उसके बाद एक तरीके से उनका क्लच साइज क्या है, यानी नंबर ऑफ प्रोजेनीज वो कितने रिप्रोड्यूस कर रहे हैं इन अ टाइम सिंगल रिप्रोडक्टिव इवेंट में। क्लच साइज मीन्स सिंगल रिप्रोडक्टिव इवेंट में वो कितने नंबर ऑफ प्रोजेनीज जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक। तो ये बात आती है, हम लोग करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज में। ओके तो इसमें जो सिमिलपैरिटी टर्म होता है, इसमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है, रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होता है इसमें इन तरह के स्पीसीज में जो इसके अंडर कैटेगराइज की जाती हैं, तो इसमें जो आता है वो आता है रिप्रोडक्टिव जो होता है इसका कितना इवेंट होता है, सिंगल। तो क्या होता है, ये वो स्पीसीज होती हैं, सिमिलपैरिस स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो कि जिनका सिंगल रिप्रोडक्टिव इवेंट पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, सिमिलपैरिटी।
और इस तरह की जो चीजें हैं, सिमिलर पैरिटी जो है वो देखी गई है। ऑब्वियस सी बात है कि वो छोटे ऑर्गेनिज्म में ज्यादा देखी जाती है। तो अगर देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल हम लोग इसका डिस्कस करें, तो एग्जाम्पल में क्या क्या आप याद रख सकते हैं? जो भी इंसेक्ट्स होंगे, यानी मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं वो सिमिलर पैरिटी शो करते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज हो गए, राइट, या अदर कुछ इनवर्टिब्रेट्स हो गए, जैसे इनमोलस्क वगैरह हो गया, राइट। और उसके बाद और भी जैसे स्क्विड है, ऑक्टोपस है, तो ये सब जो क्या आते हैं, वो क्या आते हैं? सिमिलर पैरिटी कैटेगरी में ये आते हैं। ओके, और ये जो है हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि जो सिमिलर पैरिटी होती है उसमें क्या होता है? सिंगल टाइम जो है रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं हेटेरोपैरिटी की। तो ये क्या होते हैं? रिपीटेड रिप्रोडक्शन इनका होता है। इनका जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है वो कैसा होता है? मल्टीपल टाइम्स होता है या रिपीटेड होता है। तो ये दो, इस तरीके से ये दोनों ही टर्म जो है वो डिफर कर रहे हैं, पर क्या बेसिस है इनका? इनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज है वो इस प्रकार से कि ये सिंगल टाइम रिप्रोडक्शन करते हैं और ये मल्टीपल टाइम रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो ये जो हेटेरोपैरिटी है वो ज्यादातर क्या एग्जाम्पल्स इनके हो सकते हैं? ऑब्वियसली होंगे वर्टिब्रेट्स होंगे, राइट, या हम लोग प्लांट्स के केस में हम लोग ले सकते हैं पेरेनियल प्लांट्स। ओके, और अगर बात करें तो इसमें जो है ये बस ध्यान में रखना है कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं वो काफ़ी टाइम होते हैं, और आप अगर इसकी बात आ गई है तो एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हो जाएंगे सभी। जो अगर बात करें, जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, राइट, और हाँ कुछ इंसेक्ट्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या हो गया? ये कैटेगरी होती है हेटेरोपैरस की। ओके, तो ये दो टर्म जो है ये हमें ध्यान में रखना है, और आप इनको जो है सर्वाइवरशिप कर्व पैटर्न से भी रिलेट कर सकते हैं। सो दिस विल बी द क्वेश्चन कि हम लोग किस तरीके से सर्वाइवरशिप कर्व पैटर्न से इसको रिलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं आर एंड के सेलेक्टेड कैटेगरीज पर, या लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजी पे। आर एंड के सेलेक्टेड लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजी। तो अगर ये बात करें तो ये जो है इसकी बात की थी मैकआर्थर, रॉबर्ट मैकआर्थर और एडवर्ड विल्सन ने लगभग 1967 में ये जो है आर और ए के सेलेक्टेड का उन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था। और इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि अगर आप एक टर्म याद रख रहे आर सेलेक्टेड स्पीसीज में, फॉर एग्जाम्पल से ही अगर हम लोग देखें कि बारिश का मौसम आता है, जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो क्या होता है? जो जंगली पौधे होते हैं, वीड्स जिन्हें हम कहते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत तेजी से ग्रो कर जाते हैं जो वीड्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज कैटेगरी में वो स्पीसीज आएंगे जो कि बहुत तेजी से कह सकते हैं ग्रो करते हैं, ऐसी स्पीसीज, और जो अपना रिप्रोडक्टिव ग्रो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात, या आप कह सकते हैं जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे होता है ना बारिश का मौसम आया, अचानक बहुत सारे इंसेक्ट्स आ गए, क्योंकि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई तो वो फेवरेबल कंडीशन जो है इनके लिए फेवरेबल होगी, और उस फेवरेबल कंडीशन में वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। बहुत तेजी से ग्रो करने का मतलब क्या होगा कि वो जो सारी एनर्जी है वो अपनी कहाँ लगा रहे हैं? रिप्रोडक्शन में लगा रहे हैं। तो यानी कि रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है? बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, यानी वो अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज को क्या हो रहा है? बहुत जल्दी अचीव कर जा रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि बहुत जनरेशन गैप है ना, टाइम लैग है कि एक ऑर्गेनिज्म आया उसके बाद जो है फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, देन देर फिर वो एडल्ट स्टेज पे आया फिर। पर यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, बहुत तेजी से, यानी सारी एनर्जी वो कहाँ लगा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट पे। तो इस तरीके से आर से आप क्या याद रखेंगे, रिप्रोडक्शन, यानी आर सिलेक्टेड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो कि जिनके पास जो है रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी फेवरेबल एनवायरनमेंट जैसे ही आया और अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो ये जो है ये इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। तो इसमें आप भाई वीड्स एग्जाम्पल ले सकते हैं, या आप देखिए बैक्टीरिया के केस में भी क्या होता है, तुरंत तेजी से वो क्या हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी तुरंत जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, स्मॉल फिशेस हैं, ये सभी आर सेलेक्टेड स्पीसीज के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप ध्यान में रखें तो आराम से इसको याद कर सकते हैं। ओके, और उसी तरीके से अगर ऑपोजिट में क्या होता है, के सेलेक्टेड स्पीसीज। जो के सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं वो क्या होती है, वो स्लोली ग्रो करती हैं, ठीक, और ये रिप्रोड्यूस भी भाई लेट करेंगी, रिप्रोड्यूस ये अर्ली कर रही है रिप्रोडक्शन, तो ये लेट करेंगी, ये ऑपोजिट है इनका। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक तरह से जो जनरेशन टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये जो के सेलेक्टेड स्पीसीज हैं इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोई भी ट्री, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हैं जैसे मैमल्स या जो लार्जर एनिमल्स हैं उनका आप एग्जाम्पल सोच सकते हैं। और अब अगर हम लोगों को एक डिफरेंस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से हम डिफरेंस पूरा एक ओरिजिनेट करें बिटवीन द आर सेलेक्टेड एंड के सेलेक्टेड स्पीसीज। लेट्स सी आर सेलेक्टेड एंड के सेलेक्टेड स्पीसीज। तो आर और के सेलेक्टेड स्पीसीज में हम लोग क्या क्या बात कर सकते हैं, अगर बात करें तो इनका जो बॉडी साइज होगा, इनका जो बॉडी साइज होगा वो क्या होगा, लेट मी क्रिएट वन मोर कॉलम फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट वी विल डिस्क्राइब इन देयर। तो बॉडी साइज की बात अगर हम लोग करते हैं तो बॉडी साइज आर सेलेक्टेड स्पीसीज का क्या होगा, स्मॉल होगा, और के सेलेक्टेड स्पीसीज का क्या होगा, लार्ज होगा। तो इस तरीके से भी सिर्फ ये चीज याद रखें तो आप एज्यूम कर सकते हैं स्मॉल जैसे ही है तो बैक्टीरिया का नाम आया या इंसेक्ट्स का नाम आया या वीड्स का, कि ये क्या होता है, मौके का फायदा उठाते हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई तुरंत बहुत तेजी से ये अपनी आपको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं और सारी अपनी एनर्जी इसमें लगा देते हैं रिप्रोडक्शन करने में। और उसके उलट क्या होता है, ये जो कि सेलेक्टेड स्पीसीज में क्या आते हैं, लार्जर एनिमल्स या प्लांट्स आते हैं जो कि अपना ज्यादातर एक्चुअली अगर देखा जाए तो अपना ये रिप्रोडक्शन में नहीं पर अपने आप को मेंटेन करने में, सर्वाइवल के लिए अपना टाइम एनर्जी वहां लगाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक हो गया बॉडी साइज हो गया, दूसरी चीज अगर हम लोग लेंथ ऑफ लाइफ से देखें तो ये इनकी लेंथ कितनी हो सकती है, तो लेंथ ऑफ लाइफ क्या होगी, इनकी शॉर्ट होगी, मतलब अभी आएंगे और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आया, जैसे ही धूप आती है तो क्या होते हैं, जो वीड्स हैं वो हट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनकी लेंथ जो है शॉर्ट है और इनकी क्या होगी, लॉन्ग होगी, इनका सर्वाइवल भाई लंबा होगा। अब अगर आप इन दोनों इंफॉर्मेशन को ही अगर आप देखें तो आप ये बता सकते हैं कि इनका सर्वाइवरशिप जो हम लोगों ने टाइप फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर्व पैटर्न देखा था, तो यहाँ पे हम लोग सर्वाइवरशिप कर्व बता सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये टाइप थर्ड कैटेगरी में आएंगे जहां पे क्या हो रहा था, जुवेनाइल स्टेज में ही क्या हो रहा है, ये डेथ कर जा रहे हैं। और ये क्या है, जब ये अपने ओल्ड एज में आते हैं तो अगर आपको इस तरीके से याद हो तो क्या होता है, इस तरीके से पैटर्न हम लोग ने देखा था।
तो क्या होता है कि जब ये ओल्ड एज में आते हैं तो दिस विल बी द के सेलेक्टेड एंड दिस विल बी द आर सेलेक्टेड। तो ये थर्ड था और ये डायगोनल, ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड स्पीसीज को भी हम लोग कहाँ सेट कर सकते हैं, इस सर्वाइवरशिप कर्व पैटर्न में। जैसे हम लोगों ने बात की कि लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजीज भी बता क्या रहा है कि किस तरीके से उनका ग्रोथ पैटर्न जो है चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर बात करें कि रिप्रोडक्टिव रेट शॉर्ट में लिखा जा रहा है। रिप्रोडक्टिव रेट क्या होगा, रिप्रोडक्टिव रेट इसका हाई होगा, इसका कम होगा। ये बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ये डिफाइन ही इस तरीके से होते हैं, तो आर से रिप्रोडक्शन याद रखना है। ओके और अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज जो अभी अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ी, अगर हमें उसे सेट करना हो तो क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी कैसी होती है। जैसे हम लोगों ने कहा कि सिमिल पैरिस जो है, सिमिल पैरिस एक ही बार करेंगे पर बहुत ज्यादा क्लच साइज होगा, नंबर ऑफ प्रोजेनीज जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, फिर वो प्रोजेनी तुरंत एडल्ट स्टेज पर बहुत लंबा उनका टाइम नहीं जा रहा है, वो फिर से नंबर ऑफ प्रोजेनी बना रहे हैं, तो ये सेमिल पैरिस कैटेगरी में आ गए। रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी इनकी कैसी है, सेमिल पैरिस है, और इनकी कैसी होगी, हेटेरो पैरिस। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट है, पर ये आपकी ये आर सेलेक्टेड स्पीसीज जो होती है इस लाइफ स्ट्रैटेजी में रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी क्या फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे हेटेरो पैरिस में देखा कि टाइम लैग तो होता है, पर क्या है कि मल्टीपल टाइम ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हेटेरो पैरिस में। और सेमिल पैरिस में क्या होता है, सिंगल इवेंट ही होता है पर लार्ज क्लच साइज होती है सेमिल पैरिस। ओके, तो इस तरीके से याद रखनी है। तो अब क्लच साइज भी अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप क्लच साइज जो बोला जा रहा है वो आप रिलेट कर सकते हैं। क्लच साइज ये पहले भी टर्म क्लियर किया गया था कि एक समय में कितनी प्रोजेनीज बन रही है। तो हम लोग ने अभी डिस्कस किया सेमिल पैरिस में क्या होता है, सिंगल ही इवेंट होता है रिप्रोडक्शन, बट लार्जर नंबर ऑफ प्रोजेनी होती है। तो क्या होगा, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज बनेंगी, राइट। यहाँ पे क्या होगा, रिप्रोडक्शन मल्टीपल टाइम है पर लो नंबर क्लच साइज है, मतलब एक समय में हो सकता है एक या दो ही प्रोजेनीज या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट क्लच साइज भी हो गई। यहाँ पे अगर बात करें अब सर्वाइवरशिप कर्व में जो हम लोगों ने कुछ और चीज रिलेट की थी, जैसे पेरेंटल केयर की अगर बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सारा टाइम या एनर्जी जो है अपनी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन में। तो पेरेंटल केयर तो मिल नहीं पाता उतनी ही तेजी से, ये क्या होते हैं जुवेनाइल स्टेज में ही क्या हो रहे हैं, डाई ऑफ कर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पेरेंटल केयर क्या है, लगभग ना के बराबर है। पर यहाँ पे पेरेंटल केयर क्या होता है, ये प्रोवाइड होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर देखा जाए कि इनका जो हैबिटेट है वो कैसा रहता है, डिस्टर्ब रहता है या नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब, यानी फेवरेबल कंडीशन आई तो आ गए, नहीं आई तो क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो ये रिमूव हो जाएंगे। तो एकदम वीड का एग्जाम्पल याद की, जंगली पौधे जो जैसे ही बारिश हुई तुरंत आ गए और जैसे ही धूप आई तो वो रिमूव हो गए। तो क्या हुआ, तो यहाँ पे ये बहुत ही डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट जो है इनका रहता है, ठीक। पर अगर यहाँ पे है तो ये क्या है, ये नॉट डिस्टर्ब। ओके, अब दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके पास जो है आर सेलेक्टेड के कॉम्पिटिटिव एबिलिटी कैसी होती है। तो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी इनकी क्या होगी, क्या ये कंपटीशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि मेनली मेंटेनेंस में तो अपनी ये एनर्जी लगा नहीं रहे, तो इनकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी जो होती है वो बहुत क्या होती है, लेस होती है, कमजोर होते हैं, राइट। बट ये कॉम्पिटिटिव एबिलिटी इनकी अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो इनकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी जो है वो अच्छी है। ओके,
तो दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें कुछ एग्जाम्पल्स अगर हमें लिखना है तो एग्जाम्पल में बार बार जो एग्जाम्पल दिया जा रहा था वो किसका, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वीड्स का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, बैक्टीरिया, जैसे आप एग्जाम्पल भी याद रखेंगे तो आपको इनके फीचर्स जो हैं वो फ्लैश कर जाएंगे कि हाँ क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। स्मॉल इंसेक्ट्स या फिशेस वगैरह। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे भाई, ट्रीज एग्जाम्पल हो जाएंगे, मैमल्स एग्जाम्पल, तो भी जो भी लार्ज एनिमल्स हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी आर एंड के सेलेक्टेड स्पीसीज के बारे में डिस्कशन, उनके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स प्लस क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो है सर्वाइवरशिप कर्व पैटर्न ये भी इम्पॉर्टेंट है, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज, क्लच साइज, तो सभी जो यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड बात करते हैं कि कुछ बाद में बात ऐसी आई कि जहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जो ना कि आर में फिट हो पाएंगे ना ही के सेलेक्टेड स्पीसीज की कैटेगरी में वो आएंगे। तो उसके लिए एक मॉडल प्रपोज किया गया फिलिप ग्रिम के द्वारा, जी फिलिप ग्रिम के द्वारा, जो वो मॉडल था वो क्या था, CSR मॉडल या ग्रिम्स मॉडल या ग्रिम्स ट्राइएंगल। तो अगर हम लोग ग्रिम्स ट्राइएंगल की बात करें तो ये क्या होता है कि एक सिंपल सा अगर आप फिगर देख लें तो उससे बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सो दिस इज जो आपको आपके इमेज यहाँ पे सामने दिख रही है वो यहाँ पे क्या है, ग्रिम्स ट्राइंगल मॉडल है यहाँ पे दिया हुआ। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो कॉर्नर में है क्या क्या लिखा हुआ है, दिस इज कॉम्पिटिटिव, तो दिस इज C फॉर कॉम्पिटिटिव, राइट। दिस इज स्ट्रेस टॉलरेंट एंड दिस इज रूडरल। तो दिस इज टर्म्ड एज CSR मॉडल। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस मॉडल के बारे में तो इसको हम लोगों को किस तरीके से देखना होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आराम से आप रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, सपोज दिस इज कॉम्पिटिटिव, तो दिस इज व्हाट इज दिस, कॉम्पिटिटिव। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो स्पीसीज हैं कॉम्पिटिटिव स्पीसीज के पास क्या होगा, पहला पॉइंट जो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप देख रहे हैं ये जो एरो है यहाँ से यहाँ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और ये इस तरीके से यहाँ मूव कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आपको ध्यान में जो चीजें रखनी है वो ये रखनी है कि ये जो टर्म दिया हुआ है यहाँ पे क्या आपको ये जो एरो आपको क्रिएट कर लेना है, ये जो एरो आपको दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग कंपटीशन, इंक्रीजिंग डिस्टर्बेंस एंड इंक्रीजिंग स्ट्रेस। तो यू हैव टू ड्रॉ अ ग्रिम्स ट्राइंगल, और उसके बाद आपको क्या करना है, CSR इस तरीके से आपने लिख लिया। उसके बाद ये एरो डेसिग्नेट इस तरीके से करना है, यहां से शुरू करिए, एक एरो 1, दिस वन इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, और सभी के बीच में ऐसे क्या लिख देंगे, इंक्रीजिंग डिस्टर्बेंस, इंक्रीजिंग स्ट्रेस एंड इंक्रीजिंग कंपटीशन। अब इसको हम लोग आप आराम से अगर यहाँ पे एरो आ रहा है तो इंक्रीजिंग यहाँ पे, तो यहाँ पे यानी कि क्या होगा, इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्पीसीज हैं क्या है, इनके पास कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है, राइट, हाई कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है, तो दिस एरो इंडिकेटिंग हाई कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है। दूसरा क्या है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग डिस्टर्बेंस, यानी कि ये लो डिस्टर्बेंस में, यानी ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा अगर एनवायरमेंट में तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगी, तो ये क्या हो गया, लो डिस्टर्बेंस, ओके। और नेक्स्ट क्या है, इनके साथ जो है ये चीज हमें याद रखनी है, एंड प्लस ऑल्सो लो स्ट्रेस,
तो ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई। ओके, नेक्स्ट अगर हमें अब यहाँ रुडरल स्पीसीज जो है इनके बारे में अगर करना है तो सेम इसी तरीके से हमें अब यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग डिस्टर्बेंस, यानी ये एरो यहाँ है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, इंक्रीजिंग डिस्टर्बेंस। एक तो ये पॉइंट मिल गया, और यहाँ स्ट्रेस आप देख रहे हैं तो यहाँ स्ट्रेस लो होगा, यहाँ हाई होगा, तो यहाँ ये रुडरल के पास ही है, तो यानी कि एक पॉइंट और क्या निकल के आया कि इनका जो स्ट्रेस टॉलरेंट लेवल है वो क्या है, लो है। ओके, जैसे यहाँ पे भी क्या था, लो स्ट्रेस टॉलरेंट था, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, लो स्ट्रेस टॉलरेंट। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या हमें दिख रही है कि इंक्रीजिंग डिस्टर्बेंस और एंड लो स्ट्रेस टॉलरेंस, एंड ऑल्सो क्या होगा, कंपटीशन भी यहाँ पे क्या होगा, लो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी इनकी होती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्ट्रेस टॉलरेंट की, बस वैसे ही देखना है हमें। तो स्ट्रेस टॉलरेंट में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हाई इंक्रीजिंग स्ट्रेस ये दिख रहा है हमें, और एरो इस तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो हमारे पास पहले तो तुरंत ये दो इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया लो कॉम्पिटिशन, लो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है इनकी। दूसरी क्या है, इंक्रीजिंग स्ट्रेस, यानी ये स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकते हैं, स्ट्रेस टॉलरेंट स्पीसीज होती है ये। ओके, ओके, तो दिस इज एरो कर देते हैं, जो कि हाँ ये स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकती हैं। और दूसरा क्या है, लो डिस्टर्बेंस, तो जो इस साइड है वो क्या हो जाएगा, लो डिस्टर्बेंस, यानी डिस्टर्बेंस में ज्यादा ये सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से बस आपको रीड करना है, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस ट्राइंगल, CSR लिख दीजिए। CSR के बाद आपको इंक्रीजिंग डिस्टर्बेंस, इंक्रीजिंग कंपटीशन इस तरीके से कर देना है, और जहां एरो इंडिकेशन हो रहा है उसके सामने इंक्रीजिंग पैरामीटर उसका देना है, और ऑपोजिट में उसके लो लिख देना है, और इसी तरीके से पूरा आपको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और चीज़ों को याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ जो है अगर हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसी स्पीसीज होंगी जो कि इंटरमीडिएट होंगी, राइट, इनके बीच के सारे फीचर्स होंगे, तो उनको हम कहेंगे इंटरमीडिएट लाइफ स्ट्रैटेजीज। एंड अगर हम इस पिक्चर को देखें तो हमें चीज़ और अच्छे से क्लियर करने में मदद मिलेगी। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप क्या है, अगर बात करें कि रुडरल्स में के एग्जाम्पल क्या होंगे, तो रुडरल्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस डायग्राम से रिलेट करते हुए आप बना सकते हैं। रुडरल्स की क्या हो गया, एनुअल हब्स हो गए, ठीक है, और यहाँ पे आपको बायनियल हब्स दिख रहे हैं। पर जो पेरेनियल हब्स है ये पूरी तरफ ट्राइंगल में है, तो यानी कि ये क्या हो गए, इंटरमीडिएट हो गए। पेरेनियल हब्स क्या हो गए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, उस डायग्राम को रिलेट करके आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। रुडरल्स के एनुअल हब्स, बायनियल हब्स, और नेक्स्ट इसके लिए इंटरमीडिएट के लिए हमें क्या दिख रहा था, पेरेनियल हब्स। तो एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट अगर देखें बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस टॉलरेंट में हमारा आ रहे हैं ट्रीज और श्रब, और ये इनकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी भी है। तो यहाँ पे बात आती है ट्रीज, ये पूरा एरिया है ट्रीज, और थोड़ा सा यहाँ पे भी ये आ रहा है, तो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव स्पीसीज के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, ट्रीज और श्रब्स। उसी तरीके से आपने देखा यहाँ पे लाइकेंस, तो लाइकेंस आपका कहाँ पे हो जाएगा, वो स्ट्रेस टॉलरेंस में हो जाएगा।
स्ट्रेस टॉलरेंट में एग्जाम्पल lichens, and yes, there can be mangroves, या जो भी डेजर्ट में प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टॉलरेटिंग द स्ट्रेस कंडीशन। ओके, तो ये आपके एग्जाम्पल्स की बात आ गई। तो इस तरीके से हम लोगों को ग्रिम्स ट्राइंगल को देखना है, पढ़ना है, राइट, ताकि पूरा अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। एक और इमेज है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी वही चीज़ दिखी, बस यहाँ पे अंतर क्या है, ये भी हो सकता है कभी क्वेश्चन में हो सकता है आर यहाँ पे दे दे, एस यहाँ दे दे, कुछ इस तरीके से चीज़ें क्रिएट की जा सके। तो आप इस ट्राइंगल को यहाँ पे भी वही चीज़ वैसे ही दी गई है, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, इंक्रीजिंग स्ट्रेस एंड इंक्रीजिंग डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे आप वही चीज़ देख रहे हैं उसी तरीके से कि रूरल स्पीसीज क्या होती हैं। रूरल स्पीसीज वो होती हैं जो कि डिस्टर्बेंस को बर्दाश्त कर सकती हैं, राइट, पर लो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी होती है और लो स्ट्रेस टॉलरेंस एबिलिटी होती है। उसी तरीके से अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीजिंग स्ट्रेस, यहाँ पे एरो नहीं है तो यानी कि ये लो डिस्टर्बेंस दिखा रहा है, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इंक्रीजिंग कंपटीशन, यहाँ पे लो स्ट्रेस, लो डिस्टर्बेंस पर कॉम्पिटिटिव एबिलिटी जो है वो हाई है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे जो है वो कौन से आ जाएंगे, जो कि इंटरमीडिएट फीचर शो करेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा ग्रिम्स ट्राइंगल और सारे ही लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजीज।